नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 अपनी कक्षा 10 से हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा जो मेन मकसद है वो है वज्र गुणन विधि से प्रश्नों का हल करना, यानी हम वज्र गुणन विधि इसमें काम में लेने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले आपको वज्र गुणन विधि में समझा देता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ शब्द लिखे हैं, देखिए। अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इन सब शब्दों का क्या मतलब है, तो पहले तो हम वज्र गुणन विधि को समझते हैं, उसके बाद इन शब्दों का भी मतलब समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास बच्चों जैसे दो इक्वेशन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम इन समीकरण को हल करना चाहते हैं। हल करने का मतलब क्या है, x एंड y की वैल्यू निकालना। बिल्कुल सिंपल है। देखिए x लिया तो x के साथ जो a1 a2 आ रहा है उसको गायब कर दो, बाकी बचा कौन, b1 b2 c1 c2, इसके नीचे एक डिटरमिनेंट के रूप में लिख दो। उसके बाद y लेना है तो इनको गायब कर दो, बचा कौन, c1 c2 a1 a2, यहाँ लिख दिया। इसके लिए a1 a2 b1 b2। अब देखिए, या तो आप इस सूत्र को डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, यह तो मैंने समझने का तरीका बता दिया। अब आपको लग रहा है कि समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूत्र को याद कर लो, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी कहीं पर भी दिक्कत हो कि समझ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों याद करना ही बेटर रहता है, क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। बाद में समझ लेंगे आगे, जब आगे रिसर्च करोगे, बड़ी हायर स्टडी में जाओगे, पीएचडी करोगे तो बहुत पढ़ना है, तो वहाँ समझ लेना। लेकिन अभी केवल टारगेट ये होना चाहिए कि आपका काम होना चाहिए। देखिए अब क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, यहाँ पे क्या बोला हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखो ऐसे समझो। इसका इसके साथ तो b1 गुणा c2 माइनस इनका गुणा, ठीक इसी प्रकार से इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। अब इन वर्ड को समझते हैं। अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम a1 a2 का अनुपात निकाले और ये बराबर ना हो b1 b2 के अनुपात के, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। यदि ऐसी कंडीशन हो कि a1 a2 का अनुपात बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऐसी कंडीशन हो a1 a2 अनुपात बराबर b1 b2 लेकिन c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रत्येक के लिए हम चेक करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में x माइनस, देखिए इसका मैंने पहला भाग लिख दिया है ये, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a1 बराबर क्या है बच्चों, यहाँ जो x के साथ आ रहा वो 1, b1 बराबर यहाँ पहले समीकरण में जो y के साथ आ रहा है c1, यहाँ जो अपना कांस्टेंट आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर a2 b2 और c2, देखिए b2 क्या है, जो y के साथ आ रहा है, अपने चिन्ह के साथ लेना चाहिए। माइनस का है तो माइनस का लो, प्लस का है तो प्लस का लो, जैसे ये प्लस का है तो प्लस का लिया, यहाँ पे माइनस का तो माइनस का लिया, यहाँ पे माइनस का तो माइनस का लिया। यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि केवल नो को ले रहे हैं, चिन्ह को नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चिन्ह को लेना चाहिए। अब देखिए क्या आता है, अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पता लगेगा वो किससे लगेगा, इनके अनुपात से ही लगेगा। इनके अनुपात की हम एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका क्या है। तो a1 a2, a1 को रखो, देखिए a2 को रखो, b1 b2, b1 -3 है, b2 -9 है, तो माइनस से माइनस कट गया,
3 से 9 कितनी बार कट गया, 3 बार, यानी 1/3 आ गया। अब C1 C2 लो, C1 कितना -3, C2 कितना -2, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 3/2। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए A1 A2 का वैल्यू 1/3 है, B1/B2 का भी वैल्यू 1/3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बराबर है, लेकिन C1 C2 का वैल्यू अलग है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो हमारा इसने कौन सा कंडीशन फॉलो किया, 3 नंबर का कंडीशन फॉलो किया, यानी युग्म का कोई हल नहीं है। ओके, इस प्रकार से एक लाइन लिख देना है और उसके बाद ये हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को देखिए क्या है, 2x + y = 5 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + y जो 5 है, 5 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी संख्या को पक्षांतरित करने पर, यानी उसका साइड ट्रांसफर करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर 8 अपना इस तरफ पड़ा है तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये देखिए प्लस का है तो माइनस का हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, A1 बराबर कितना है बच्चों, 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर x के साथ जो आ रहा है, B2 बराबर y के साथ जो आ रहा है, C2 बराबर यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है, A1/A2। A1 का मान कितना है, 2, A2 का मान कितना है, 3, B1/B2, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, C1/C2, C1 का मान -5 और C2 का मान -8, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 5/8। अब चेक करते हैं कंडीशन क्या बनती है, A1 बराबर B1 चेक करते हैं है या नहीं है, 2/3 1/2 यानी बराबर नहीं है। तो अब देखिए ये हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। बाकी आगे की कंडीशन पे जब जाना है, C1 C2 को जब चेक करना, जब ये दोनों बराबर हो, ये तीनों बराबर हो गए तो अनेक हल हो गए, और ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर दिया कि ये दोनों अपने बराबर नहीं हैं, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और इसमें क्या दे रखा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अर्थात तो बिल्कुल सिंपल है, अब वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो क्या करना है बच्चों, देखिए x बट्टे, मैं तो पूरा डिटेल से बताऊंगा, बाकी आप है जो इस सूत्र को याद कर लो, जिससे कि डायरेक्ट वैल्यू रखा और आपका काम हो गया। अब देखिए हम x की जो टर्म है उनको गायब कर देते हैं, y की टर्म को लिखते हैं। तो यहाँ पे y का कितना 1, y का यहाँ पर कितना है 2। उसके बाद यहाँ पे C1 -5, यहाँ पे C2 -8। ओके, B1 B2 C1 C2। उसके बाद y की बात करते हैं, तो अब y की टर्म को गायब कर देंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, इससे आगे बढ़ते हैं, y के बाद कौन आ रहा है c, तो c की टर्म आएगी पहले। उसके बाद वापस से घूम के ऐसे आना होता है x की टर्म। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जैसे -5 और 2 लिखा है, तो ये पहली समीकरण के, -8 और 3 लिखा है तो ये दूसरी समीकरण के। ऐसा गलती ना करें कि यहाँ पर ये -5 तो आपने पहली समीकरण का लिखा है
और फिर इसके बाद इसके बराबर में आप कहीं दूसरी समीकरण का नाम लिख दो। जैसे क्या गलती कर देते, जैसे 3 को यहाँ लिख देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए 1 के बट्टे में लिखना है, तो जो सी की टर्म उसको गायब कर देंगे। तो अब देखिए हम ऐसे घूम के यहाँ आ गए, यानी अब एक्स की टर्म को पहले लिखना है, तो 2 और ये आपका 3, वाई की टर्म 1 और 2, या ऐसे समझ लो। देखिए ये लास्ट में आ रहा है, ये फर्स्ट में आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, ये फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 1 गुणा -8 माइनस का 5 गुणा 2। यहाँ पे जो इसका चिन्ह है उसको अपने चिन्ह के साथ ही लेना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। -5 गुणा 3 माइनस, देखिए इनका गुणा, अब -8 गुणा 2, -8 गुणा 2, 2 गुणा 2 -1 गुणा 3। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं तो ये -8 आ गया। माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 माइनस की एक संख्या तो माइनस का 15, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। 8 गुणा 2 16 होता है। 2 गुणा 2 आपका 4 होता है, -3। तो यहाँ पे अपना आ गया x/2 y/1 1/1। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल टू करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से। आपके पास क्या आया, x/2 बराबर 1, यानी x बराबर 2। ठीक इसी प्रकार से सेकंड एंड थर्ड से y/1 बराबर 1/1, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से x एंड y की हमारी वैल्यू निकल जाती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये अपना पूरा प्रोसेस है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है, और ये बहुत आसान चैप्टर है। 10th क्लास में यदि आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपको नंबर में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना 0% है। देखिए इसका प्रश्न नंबर अपना 3, इसमें आ गए 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। तो हम क्या करेंगे, 20 को इस तरफ ले आएंगे, 40 को 20 तरफ ले आएंगे, तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा। ये प्लस का है, पक्षांतरित करने पर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 बराबर कितना है, x के साथ 3 आ रहा है, b1 y के साथ जो आ रहा है, c1 जो अपना कांस्टेंट है, a2 x के साथ, b2 y के साथ, और c2 जो अपना कांस्टेंट है। ये लिख दिया, बिल्कुल आसान। ये b2 है, ये c2 है, और ये a2 है। अब हम चेक करते हैं अनुपात a1/a2 3/6, यानी 1/2, b1/b2 -5/-10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, यानी 1/2, c1/c2 -20 से -40, माइनस से माइनस कट गया, 20 से एक बार कटा, ये 20 से 2 बार कटा, यानी कितना आ गया 1/2। अब चेक करते हैं a1 देखो, इनको देखो, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, यानी ये बराबर है। उसके बाद देखो c1/c2 भी 1/2 है, यानी अब इसने कौन सी कंडीशन फॉलो की, ये कंडीशन फॉलो की। हम लिखेंगे हैं तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो देखिए हमें अपरिमित रूप से जब अनेक हल है तो उस कंडीशन में हमें हल नहीं करना, हमें केवल हल करना है किसकी स्थिति में, केवल आदित्य हल की स्थिति में ही इसे वज्र गुणन से हल करना, यानी हमारा इसका जो आंसर है वो केवल इतना ही है। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, यानी 1 और 2 समीकरण को हमें हम हल करना है। तो पहले हम क्या चेक करते हैं कि इसका हल कैसा है। a1 बराबर देखिए x के साथ 1 आ रहा है, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3 आ रहा है x के साथ, b2 y के साथ -3 आ रहा है, C2 यहाँ पे कांस्टेंट कितना -15। ओके, अब चेक करते हैं A1 बटे A2, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, B1 बटे B2, B1 -3 है और B2 -3 है, C1 बटे C2 -7 -15, तो माइनस कट गया तो प्लस का 7 बटे 15 आ गया। ओके, यहाँ पे -3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। पहले तीन दोनों को चेक करते हैं। A1 बटे A2 1 बटे 3 है, B1 बटे B2 1 है, यानी ये बराबर नहीं है, यानी इसने हमें हमारी पहली कंडीशन को फॉलो किया है, हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। बिल्कुल आसान है, x बटे, अब हम इस एक प्रश्न को अपने इस सूत्र को डायरेक्ट यूज़ करके हल करते हैं। तो क्या आ रहा है सूत्र में देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 ये पड़ा कितना है -3, c2 कितना है बच्चों माइनस का 15, माइनस b2 ये पड़ा माइनस का 3 गुणा C1 आपका है माइनस का 7। ओके, ये मैं इसीलिए हल कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप यह जो इसको डायरेक्ट अपने सूत्र से भी हल कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ अब सही, अब आपको दिख रहा। ओके, B1 C2 B2 C1, अब यहाँ पे C1 A2, तो देखिए C1 कितना है -7 और A2 कितना है यहाँ पे ये अपना 3, माइनस A1 कितना है 1, C2 -15, एक के बटे में A1 B2 माइनस B1 A2 A2। ओके, तो इस सूत्र से भी आप है जो डायरेक्ट वैल्यू रख के इनके मान पुट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे हल करना पसंद करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए और बस आपका प्रश्न हल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो 3 गुणा 45, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, अब प्लस गुणा माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3 बार गुणा करने पर हमारे पास -7 आता है। 3 गुणा 7 21, माइनस का 7 है, ये कितना माइनस का 21, माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस गुणा माइनस प्लस। ओके, तो x 45 में से 21 जाएगा, कितना आएगा बच्चों आपका 24, यहाँ पे माइनस का 21 है और प्लस का 15, यानी संख्या घटेगी, 21 में से 15 जाएगा, आएगा 6। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। 9 में से 3 जाएगा, आएगा 6। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से हमारे पास क्या आएगा, x बट्टे 24 बराबर 1/6, यानी x बराबर 24/6। देखिए ये जो है यहाँ आ जाता है, इसके जो नीचे होता है यानी इसके जो भाग में होता है उसको दूसरी ओर पक्षांतरित करते हैं तो गुणा में आ जाता है। तो 6 चौक 24, x का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ पर सेकंड एंड
थर्ड से आपके पास क्या आएगा, देखिए y -6/6 तो कितना आ गया -1। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो x का वैल्यू निकल के आया वो तो कितना है 4 है, y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है -1 है। तो दोस्तों ये हमने अपना एक्सरसाइज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल किया है। दोस्तों आगे के प्रश्न आपको हल करना है या नहीं करना है, उनका सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये नीचे कमेंट करके बता दें ताकि मैं तुरंत निर्णय ले सकूं।